नमस्कार दोस्तों, कर्मशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक और नए वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं पैसेज की नेक्स्ट क्लासेस को लेकर आया हूँ। आज हम पढ़ते हैं। मैं एक नई स्लाइड्स पे पढ़ा रहा हूँ। इसका एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा है। सैमसंग नोट्स है, इसमें पढ़ाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। ओके ओके ओके, पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोग पॉज कीजिए और उसको पढ़िएगा। हरित विकास में पर्यावरणीय संधारिता और गरीब एवं आरक्षित वर्गों के लिए उपलब्ध पर्यावरणीय संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में विकास रणनीतियों पर पुनर्विचार करना शामिल है। विकास पर पुनर्विचार करते समय हमें संसाधनों की कमी वाले विश्व की वर्तमान वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। यदि हमें आर्थिक गतिरोध या ऐसे विश्व से बचना है जिसमें गरीबी के सागर में केवल एक छोटा सा अभिजात वर्ग ही समृद्धि का आनंद लेने में सक्षम है, तो गहन और विशेष रूप से ऊर्जा गहन प्रक्रियाओं को अधिक दक्ष और संसाधन मितव्ययी विकास रणनीतियों के लिए स्थान बनाना हो। हाँ, देखिए फिर इसको आगे ही समृद्ध आनंद, लास्ट की 2 लाइन देखिएगा। इसमें कह रहा है कि तो संसाधन गहन और विशेष रूप से ऊर्जा गहन प्रक्रियाओं को अधिक दक्ष और संसाधन मितव्ययी विकास रणनीति के लिए स्थान बनाना होगा। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है वो देखिए। पैसेज में हमें जो भी ऑप्शन कटेगा उसको हम काटने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये देखिए पूछ क्या रहा है। मूल भाव को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है वो बताना है हमें, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है, पर्यावरणीय संधारिता जीडीपी में वृद्धि की उच्च दर प्राप्त करने के हमारे उद्देश्य के लिए अहितकर है। ये अहितकर जो है वर्ड है, इसको अंडरलाइन कीजिए। अहितकर है। अगर संधारणीयता सस्टेनेबिलिटी से संबंधित कुछ भी चीज़ है वो अहितकर नहीं हो सकती है, तो पहले ये गलत, और ऐसा कुछ पैसेज में बोला नहीं गया इसके बारे में। नेक्स्ट, तीव्र आर्थिक विकास और परिणामी पर्यावरणीय निम्नीकरण के बिना गरीबी उन्मूलन संभव नहीं है। अगर ये बोले कि किसी भी चीज़ के बिना संभव नहीं है, मतलब पॉजिटिविटीज़ में अगर नेगेटिविटी आ जाए, जैसे किसने बोला कि पर्यावरणीय निम्नीकरण के बिना गरीबी उन्मूलन संभव नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके बिना भी हो सकता है, ऐसा इसमें बोला गया है पैसेज में, तो ये गलत है। स्थित पर्याप्त और समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए उच्च पर्यावरण मानकों को बनाए रखना अब एक पूर्व अपेक्षा है। हाँ, हो भी सकता है। आज के विश्व की वृहत जनसंख्या, व्यापक गरीबी और सीमित संसाधनों के होते हुए पर्यावरणीय निम्नीकरण को रोका नहीं जा सकता। फिर से वही बात आ गई, ये मैंने कल भी आपको बताया था कि निम्नीकरण को रोका नहीं जा सकता है। जहाँ ये कैन पॉसिबिलिटीज़ हैं और उसके साथ नेगेटिव आ जाए तो हमेशा वो गलत होगा, तो इसको गलत कर देंगे। तो हमारा ऑटोमेटिकली जो आंसर निकल के आया वो आंसर सी निकल के आया। ओके, ये सी आंसर निकल के आया। अब देखते हैं नेक्स्ट। जो हमारा मेन पेपर होगा ना, उसमें आपको ये नहीं पढ़ना है, केवल ये पढ़ना है कि कितने पैसेज की बात की गई है। एक नज़र से सिर्फ ये देखना है कितने पैसेज की बात की गई है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। आप लोग कमेंट में बताया करिए कि आपका आंसर क्या था और क्यों लगाया, फिर मैं उसको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। आप नहीं बताओगे तो फिर कैसे समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट पॉज कीजिए, पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। धर्म और विज्ञान से भिन्न काव्यपूर्ण सत्यों में कोई विश्वास या उसकी अपेक्षा नहीं करता। जो शक्तियाँ या व्यक्ति यह दावा करते हैं कि उनकी मुट्ठी में पूर्ण सत्य है, वे अधिनायकीय और निरंकुश हो जाते हैं। सत्य सामान्यतः किसी भी विरोधाभासों या कमियों को स्वीकार नहीं करता है। यह एकात्मक है, इसीलिए यह काव्य के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। ये अंडरलाइन कीजिए।
अटल रहता है। शायद काव्य यथार्थ का अनुसरण करता है जो बहुल देश काल दोष युक्त विरोधाभासों से पूर्ण है। सत्य की निरंकुशता की तुलना में काव्य लोकतांत्र, इसको देखना, सत्य की निरंकुशता की तुलना में काव्य लोकतांत्रिक यथार्थ का पक्षधर बना हुआ है। सत्ता, धन और पद के दंभ में के विपरीत काव्य विनम्रता और अवज्ञा दोनों को प्रस्तुत करता है। ओके, इसमें देखिए पूछा क्या क्या, विवेकपूर्ण संदेश बताया हमें। विवेकपूर्ण क्या संदेश है उसके बारे में बताना है। पढ़ते हैं। यह काव्य ही है, ना कि विज्ञान या धर्म, जो मनुष्यों में कमियों को पहचानती है और स्वीकार करती है। जब भी किसी भी पैसेज के बारे में ये बात बोला जाए कि ओनली सिर्फ ये चीज़ ही है जो ये काम कर सकती है, तो वो स्टेटमेंट ऑलवेज गलत होगा। ओके, तो वो स्टेटमेंट ऑलवेज रॉन्ग होगा। जैसे इसमें बोला गया, काव्य ही है, ना कि विज्ञान या धर्म, जो मनुष्य में कमियों को पहचानती है और स्वीकार करती है। ये बात बिल्कुल रॉन्ग है। ऐसा नहीं है। काव्य ये चीज़ सिर्फ काव्य ही ये नहीं देखती है कि क्या कमियां हैं, मनुष्य में क्या कमियां हैं और उन्हीं को वही पहचानती है, ऐसा नहीं है। वो गलत हो गया पहला। नेक्स्ट, सत्य विज्ञान या धर्म के माध्यम से प्रकट होता है और काव्य सत्य के लिए अरुचिकर है। ऐसा भी नहीं बोला गया भाई कि काव्य जो है सत्य अरुचिकर है, ऐसा तो नहीं बोला गया है, तो इसको भी हम गलत मान देंगे। नेक्स्ट, काव्य रोमानी काल्पनिक है और भावना के विषय में है, जबकि विज्ञान और धर्म सत्य के विषय में है। नहीं, काव्य रोमानी नहीं है भाई। कहाँ बोला गया है? पैसेज में कहीं भी ऐसा नहीं बोला गया कि काव्य जो है रोमानी है। ये बोला गया है काव्य जो है, लास्ट की 2 लाइन देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ आपसे, लास्ट की 2 लाइन देखिए, ये वाली 2 लाइन देखिए, सत्ता, धन और पद के दंभ के विपरीत काव्य विनम्रता और अवज्ञा दोनों को प्रस्तुत करता है। रोमानी नहीं है। काव्य विनम्रता को और अवज्ञा दोनों को प्रस्तुत करता है। और जबकि इनके बारे में तो बताया ही नहीं गया, विज्ञान और धर्म सत्य के विषय में है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा हमारा। जब हमारे 2 स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए, ये भी रॉन्ग हो गया, तो ऑटोमेटिकली हमारा डी आंसर सही हो गया। अब जब डी हमारा आंसर सही होगा, लेकिन हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इसमें। हिंसा, निरंकुशता और कट्टरता की दुनिया में काव्य गतिशील विरोध का एक रूप है। जैसे कि ये बोल रहा है एक रूप है। आप इसमें ये ट्रिक याद रखिएगा हमेशा। ट्रिक क्या, ये स्टेटमेंट है, भाषा शैली है कि जब भी आ जाए कि किन्हीं में से एक कोई चीज़ एक रूप है, एक उनमें से एक है, उनमें से एक विशेषता है, तो वो हमेशा सही होगी। तो इसको आप हमेशा सही मान के चलिएगा। इसलिए डी ऑप्शन हमारा राइट है। ओके, नेक्स्ट, आप लोग भी पढ़िएगा इसको और आंसर दीजिएगा कमेंट में। पुष्प का सृजन हमें प्रसन्न करने के लिए नहीं हुआ था, यह किसी कीट को आकर्षित करने के लिए अपनी पंखुड़ियों इठलाकर प्रदर्शित करता है और अपनी सुगंध फैलाता है। कीट पराग को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाते हैं ताकि वायु पराग को उड़ा न ले जाए, इस प्रकार पराग नष्ट नहीं हो। जिसे हम किसी पुष्प का सौंदर्य कहते हैं, वह केवल एक उप उत्पाद है। वह केवल क्या है, इसको याद रखना। जिसे हम किसी पुष्प का एक सौंदर्य कहते हैं, वह केवल एक उप उत्पाद है और मनुष्य का आविष्कार है। इसकी सुगंध हमें प्रसन्न करने के लिए नहीं है, यह हमें प्रसन्न करती है। इसकी ये लाइन बहुत गहरी है, इसको ध्यान रखना। इसकी सुगंध हमें प्रसन्न करने के लिए नहीं है, यह हमें प्रसन्न करती है, क्योंकि यह विद्वान है कि हम इससे अनुकूलित हो गए हैं। ओके, अब देखो क्या पूछा इसमें पूछा कि आपकी पूर्व धारणा क्या है। पूर्व धारणा में क्या होता है, जो इसमें लेखक जो इसको लिख रहा है वो
जो उसने लिखा है उससे अलग तो नहीं सोच रहा है, जो मतलब पैसेज में कहना चाह रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव में कहना चाह रहा है, कहीं उससे अलग हटके तो नहीं सोच रहा है। ये चीज़ हमें पूर्व धारणा में देखनी होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। परिच्छेद के लेखक का विश्वास है कि पुष्प प्रकृति की विलासिता के सृजन हैं। ये सोच रहा है कि लेखक ये कह रहे हैं कि पुष्प जो है प्रकृति विलासिता के सृजन हैं, लेकिन ऐसा तो लेखक ने कहीं पर भी नहीं कहा है। लेखक ने ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा है। लेखक ने क्या बोला है, पुष्प जो हैं, ये देखिए ये वाली लाइन पढ़िए, पुष्प जो है पंखुड़ियाँ इटलाकर प्रदर्शित करता है कि अपनी सुगंध फैलाता है, जिससे कि कीट जो है पराग को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाएं, जिससे उनमें जनन की क्रियाएं हो सकें, ताकि वायु पराग को उड़ा न ले जाए और इस प्रकार पराग नष्ट नहीं हो। समझे? तो ये विलासिता का सृजन नहीं है, वो तो एक नेचुरल प्रोसेस के लिए फूल अपनी सुगंध को फैलाते हैं, ना कि विलासिता के लिए। तो ये बात तो बिल्कुल कहीं नहीं है, तो ये स्टेटमेंट में कहीं नहीं है, तो ये धारणा गलत हो गई लेखक की। नेक्स्ट, परिच्छेद का लेखक पुष्पों की सुंदरता के अतिरिक्त उनकी उपयोगिता का विश्वास नहीं करता है। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है भाई। कैसे गलत है ये देखिए, इसमें क्या कह रहा है, लेखक पुष्पों की सुंदरता के अतिरिक्त उनकी उपयोगिता पर विश्वास नहीं करता है। नहीं, लेखक जो है विश्वास करता है। लेखक क्या कहता है कि लास्ट की 2 लाइन पढ़िए, इसकी सुगंध हमें प्रसन्न करने के लिए नहीं है, ये है हमें प्रसन्न करती है, हमें प्रसन्न करती है इसकी, लेकिन हमें प्रसन्न करने के लिए है नहीं बेसिकली, क्योंकि ये विद्वान है और हम इससे अनुकूलित हो गए हैं। ये है और हम इससे अनुकूलित हो गए इसलिए ऐसा है, लेकिन ये हमारे उपयोग के लिए नहीं है। तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जब ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो इसने पूछा क्या है, पूर्व धारणाओं में से कौन सा मान्य है। ये आपको हमेशा पढ़ना है कि इसने मान्य पूछा है कि मान्य नहीं पूछा है। अगर मान्य नहीं पूछा होता तो दोनों सी आंसर सही होता। इसने पूछा मान्य है, तो इसमें जो आंसर सही होगा वो आंसर कौन सा सही होगा, वो आंसर हमारा सही होगा डी वाला। डी आंसर इसमें राइट होगा और ये वाले रॉन्ग होंगे। ठीक है, समझ में आया? आप लोग इसको कमेंट कीजिए, पढ़ा कीजिए, डेली 2 लेके आऊँगा। अभी थोड़े टेक्नोलॉजी इशू की वजह से इसको थोड़ा सा डिले हो जाता है, बाकी का मैं रेगुलर इसको लेके आऊँगा। 2 से हम बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे, सी सेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जब तक हमारा मई में पेपर होगा तब तक हम कॉम्प्रिहेंसिव का लगभग कंप्लीट कर लेंगे और आपको कॉम्प्रिहेंसिव लगभग सही करना आ जाएगा। आप 25 में से कम 20-22 आराम से सही कर ले जाएंगे, अगर सही से आपने सीखा तो। और अपने से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। जब तक मैं पढ़ाता रहूँगा तब तक तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन जब तक आप 2-1 अपने से नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये मेरा भी ऐसे ही आया है, जब मैंने इनको बार बार पढ़ा, ओरिजिनल कॉपी से पढ़ा। ओरिजिनल कॉपी का मतलब जो यूपीएससी पेपर देती उनसे पढ़ो, उन्हीं का ऑफिशियल आंसर देखो। कोचिंग्स वालों को मत देखना, कोचिंग्स का बहुत डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा गलत होते हैं वो लोग, तो उसको नहीं देखना है। ओके, उसको देखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, उसको नहीं देखना है। आपको ऑफिशियल पेपर से देखना है, ऑफिशियल की से देखना है, तभी आपके पैसे सही होंगे। उन्हीं की लैंग्वेज पकड़ के आप इसको सही कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब यदि आपको अच्छा लगा हो तो। ओके, थैंक यू।